Hello students, I am Poonam Khetan and I welcome you in MKH video series. Students, we are continuing your book Geography और उसमें हम एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी आर डूइंग द नेक्स्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, रिसोर्सेज. यानी हम इस बुक के अंदर रिसोर्सेज से रिलेटेड ही चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, आगे जाने वाले जितने भी चैप्टर हैं. और आज जो हैं वो हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में एक ही चैप्टर के अंदर आपको बताया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट विद मी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट लैंड. ठीक है, तो लैंड की बात करते हैं. जैसे ये हम सीक्वेंस में ही चलेंगे. सबसे पहले जैसे कि चैप्टर में दिया हुआ है आपके लैंड को डिस्कस किया हुआ है. सो व्हाट इज लैंड? लैंड जो है इसको आप बोल सकते हो कि ये एक तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ. और लाइफ जो है, लाइफ का मतलब हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं. हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी, क्योंकि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसरी हैं. तो उन सब के लिए भी लैंड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो उसको आप बोल सकते हैं. ठीक है, अब ये देखेंगे कि लैंड कितनी है हमारे पास में. ये देखिए, दिस इज अवर अर्थ. अब अर्थ का यू कैन से 70% जो है वो तो क्या है, अप्रोक्सीमेटली वाटर है. 30% जो है वो क्या है, लैंड है. ओके, 30% लैंड है पूरी अर्थ में से. अब 30% जो लैंड है उस 30% के ऊपर जो टोटल पॉपुलेशन है, पूरी वर्ल्ड की टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 90% जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन यानी 90% पॉपुलेशन जो है, हम 100% की बात नहीं कर रहे हैं, 90% पॉपुलेशन इस 30% के भी 30% पे रहती है. इसका मतलब क्या कि ये मान लीजिए 30% को अब हम मान लेते हैं 100%. ठीक है, अब इस 100% का भी 30% जो एरिया है वो हम कर रहे हैं, उस 30% एरिया पे 90% पॉपुलेशन रहती है. इसका मतलब कि लैंड, चलिए ये मान लीजिए कि 30% लैंड जो है वो बहुत है. ठीक है, लेकिन उस 30% लैंड को भी हम कहाँ यूज़ कर पा रहे हैं, पूरा तो उसको यूज़ कर ही नहीं पा रहे हैं. लैंड के अंदर यूँ नहीं है कि आप सिर्फ प्लेन्स की बात कर रहे हैं या जो जिस एरिया में आप रह रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं. लैंड के अंदर जो है उसका एक लैंड का वास्ट मीनिंग है. लैंड का मतलब कि जो प्लेन्स एरिया जिस पे आप रह रहे हैं, जो माउंटेन्स हैं, जो रॉक्स हैं, जो प्लेटूज हैं, जो फॉरेस्ट है, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, लैंड के अंदर आते हैं. तो क्या हम इन सभी एरिया के अंदर रहते हैं? क्या आप फॉरेस्ट में जाके रह सकते हैं? नहीं रह सकते. जो माउंटेन्स बने हुए हैं, जो माउंटेन्स ने एरिया कवर किया हुआ है, क्या आप उन माउंटेन्स के ऊपर जाके रह सकते हैं? उसके बीच में जाके हमने वैली बनाई हुई है या जगह कुछ इस तरीके की रहने लायक बनाई हुई है, उसके अंदर तो हम रह रहे हैं. लेकिन क्या सारे माउंटेन्स के ऊपर हम रह रहे हैं? बल्कि जबकि बहुत सारा एरिया जो है वो माउंटेन्स ने कवर किया हुआ है. इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लैंड को कवर किया हुआ है. बहुत सारी बेयर लैंड पड़ी है, बहुत सारी ऐसी लैंड पड़ी है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता, या जो लैंड है वहाँ पे जो क्लाइमेट है या वेदर है वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रहता है. लाइक अगर साउथ पोल की, नॉर्थ पोल की अगर आप बात करेंगे साउथ पोल पे, तो क्या आप, वो लैंड का ही पोर्शन है. ठीक है, बट कैन यू सर्वाइव देयर? बहुत मुश्किल है. वहाँ पे आप जो गर्म इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते. बहुत
लेस पॉपुलेशन जो है वो पोलर एरियाज के अंदर, रीजन के अंदर रहती है। तो इसका मतलब वो जो एरिया है वो तो बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी के साथ में, यानी उस एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी लैंड है, लेकिन वहाँ पे रहने वाले पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो इसका मतलब जो लैंड है, हम ये बोलते हैं कि बहुत सारी लैंड पड़ी है, उसको हम कैसे यूज़ करें, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो हम जो लैंड यूज़ कर रहे हैं वो 30% का भी 30% लैंड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो हम पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे ग्रो कर रही है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोगों ने एक सफोकेशन क्रिएट कर दी है। यानी जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, और जिन एरियाज़ में नहीं है या किसी भी रीज़न की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, वेदर की वजह से या नेचुरल रीज़न की वजह से, तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रह रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, बैलेंसिंग गड़बड़ हो रही है, बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड यूज़ की, कि जो लैंड है वो हम यूज़ कैसे करते हैं। हमें पता चल गया कि 30% लैंड हम यूज़ कर रहे हैं, उस 30% का भी 30% जो है वो 90% पॉपुलेशन यूज़ कर रही है। अब ये देखेंगे कि हम किस किस चीज़ के अंदर लैंड यूज़ करते हैं। सो एज यू नो, आप खुद देखिए अपने चारों ओर कि हम कहाँ कहाँ पे लैंड को यूज़ कर रहे हैं, किस किस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो यू हैव सीन कि हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, माइनिंग के लिए, माइनिंग मतलब जो खोदने के बाद में पहाड़ों के अंदर से या नीचे ज़मीन के अंदर से बहुत डीप उसको खोदने के बाद में कुछ मिनरल्स हम लोगों को मिलते हैं, इवन गोल्ड जो है वो भी वहाँ से मिलता है, और भी बहुत सारे मिनरल जो है, कॉपर है, टंगस्टन है, और जितनी भी चीज़ें हैं उसको जब हम उसकी खुदाई करते हैं तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं माइनिंग। ठीक है, ऐसे ही फॉरेस्ट्री के अंदर मतलब बहुत सारी जगह जंगल लगे हुए हैं, तो वहाँ उस फॉरेस्ट्री के अंदर जो है लैंड यूज़ हो रखी है, बिल्डिंग हाउसेज, बहुत बड़ी बड़ी घर बना रखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी हैं, तो उसके अंदर हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं रोड्स बनाने में, सेटलिंग इंडस्ट्रीज। तो ये सब चीज़ों को हम इस टर्म को क्या बोलते हैं, टर्म्ड एज लैंड यूज़। ठीक है, तो इन सब की एरिया को हम कवर कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लैंड यूज़। अब लैंड जो है वो किस बिहाफ पे यूज़ हो रही है, तो उसके फैक्टर अगर मैं बोलूँ कि उसको लैंड यूज़ करने के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो देखिए एक तो जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं। फिज़िकल फैक्टर्स का मतलब कि जिस लैंड को हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन से क्लाइमेट रीजन के अंदर प्रेजेंट है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हम पोलर एरियाज में जाके रह ले, आप साउथ पोल पे चले जाओ, नॉर्थ पोल पे चले जाओ, अंटार्कटिका, आर्कटिका, या कोई जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी हो, या बहुत बेयर लैंड हो, या डेजर्ट हो पूरा का पूरा, क्या रह सकते हैं वहाँ पे? नहीं रह सकते। तो अगर आप किसी लैंड को यूज़ कर रहे हैं तो वो क्लाइमेट का, वेदर का बहुत फ़र्क पड़ता है, और किस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी कितना अवेलेबल है। अगर पानी, जैसे मैंने बोला कि डेजर्ट एरिया के अंदर आप क्यों नहीं रह सकते हो, एक तो सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट, ऊपर से पानी नहीं है, और पानी होता तो डेजर्ट ही नहीं होता ना। तो अगर पानी नहीं है तो आप वहाँ पे सरवाइव कैसे कर पाओगे। और क्या क्या फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं बताइए आप, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि लैंड जो है वो कितनी यूज़ हो पाएगी। ठीक है, सॉइल किस तरीके की है, क्योंकि सॉइल भी डिपेंड करती है ना। अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो सॉइल पे डिपेंड करता है, अलग अलग सॉइल की अलग अलग क्वालिटी होती है, वहाँ पे अलग अलग तरीके की क्रॉप जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, कैसा क्लाइमेट है, वेदर है, ट्रीज़ कैसे हैं, पानी कैसा है, और अगर वहाँ कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मिनरल्स प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्योंकि लोग आएंगे काम करने के लिए, कुछ माइनिंग करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे भी लोग आसपास में आके रहने लग जाते हैं। माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारे जो फिजिकल फैक्टर हैं वो काम करते हैं कि हम कितनी लैंड को यूज़ करते हैं। एक जो है, ह्यूमन फैक्टर भी काम करता है।
ह्यूमन फैक्टर्स कैसे काम करते हैं कि ह्यूमन पे डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में रह सकते हैं, और जहाँ पे अवेलेबिलिटी है ह्यूमंस की वहाँ पे और डेंसिटी हो जाती है, वहाँ पे ही इंडस्ट्री लगने लग जाती है, उस लैंड को हम ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं। यानी जहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी एक विलेज बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसके आसपास का जो एरिया होगा उसको एग्रीकल्चर में यूज़ करना चाहेंगे, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री डेवलप करना चाहेंगे, या कोई भी काम जो है वो कहाँ लेके जाएंगे, जहाँ पे ऑलरेडी ह्यूमन जो रिसोर्स है वो अवेलेबल है। तो ये जो है ये भी लैंड यूज़ को इफ़ेक्ट करते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसको डिफाइन करने का। जो टेक्निक्स जो हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर्स हैं। अगर कोई पर्टिकुलर जगह पे कुछ जो टेक्निक है वो अवेलेबल है तो वहाँ पे उससे रिलेटेड सोर्स अवेलेबल रहेंगे, तो वहाँ पे उस तरीके के काम जो है वो चलेंगे, डेवलप होंगे, वहाँ पे उस काम को लेने के लिए और लोग आएंगे। तो वो लैंड जो है वो डिसाइड करती है कि आपकी जो लैंड है वो कितनी यूज़ हो पाएगी और वहाँ पे कितने लोग रह पाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि हमारी लैंड जो है वो किस किस चीज़ में यूज़ होगी। यस, तो उसके अलावा भी आप देखिए कि जो लैंड का यूज़ है वो आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर कि किस तरीके से लैंड यूज़ हो रही है, क्रॉप लैंड कैसे यूज़ हो रही है, कितना पार्ट जो है वो क्रॉप लैंड के रूप में यूज़ हो रहा है, फॉरेस्ट्री लैंड में कितना यूज़ हो रहा है, अदर जो एक्टिविटी है उसके अंदर कितनी लैंड यूज़ हो रही है। इंडिया का स्पेशली दिया हुआ है, इंडिया का 57% जो है वो क्रॉप लैंड में हम यूज़ कर रहे हैं, बाकी जो है फॉरेस्ट्री में 22% जो है फॉरेस्ट जो से कवर है हमारा इंडिया, बाकी एरिया में हम अदर एक्टिविटी चाहे रहने का है चाहे इंडस्ट्रीज़ हैं, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं। इसी तरीके से और कंट्री वाइज आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो एक बार ज़रूर उसको आप रीड आउट कर लेंगे। अब लैंड यूज़ को आप थोड़ा सा क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होती है इसको आप ऑनरशिप के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक तो ऑनरशिप पे, और एक जो है इसको आप बोल सकते हैं, इसको ऑनरशिप के अकॉर्डिंग जो है इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कॉमन लैंड बोल सकते हैं, ठीक है, एक बोल सकते हैं प्राइवेट लैंड। तो नेम से ही आपको समझ में आ गया होगा, कॉमन लैंड को आप कम्युनिटी लैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट लैंड और कॉमन लैंड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्राइवेट लैंड वो लैंड जो कि आप प्राइवेटली अपने लिए ही यूज़ कर सकते हैं या अपने लिए ही यूज़ कर सकते हैं, या अपनी इच्छा से किसी को दे रहे हैं या आपकी इच्छा से कोई यूज़ कर रहे हैं तो वो अलग बात है। अदरवाइज यू हैव टोटली राइट टू यूज़ इट, और किसी को डिनाई करने का भी आपके पास में राइट है। लाइक आपका जो घर है वो आपकी मम्मी पापा या दादा में से किसी के नाम होगा, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और वो आपके घर में रहने लग जाएगा, होता है ना। ऐसे ही जो आपके पेरेंट्स का ऑफिस है या जो अभी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके अंदर भी जो जिसके भी नाम होती है, या अगर रेंट पे दे देते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन उनके पास में पर्टिकुलर राइट रहता है कि कौन उसको यूज़ कर पाएगा, तो उसको तो हम बोलते हैं प्राइवेट लैंड। एक होती है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड या कॉमन लैंड जो है इसको आप बोल सकते हैं, इसका मतलब कि ये पब्लिक यूज़ के लिए होती है। लाइक पार्क है, ठीक है, पार्क जो है वो कम्युनिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप आ सकते हैं, आप नहीं आ सकते, वो आ सकता है, वो नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, सभी यूज़ कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े जो भी हैं वो जाते हैं। ऐसे ही फॉरेस्ट जो हैं या जो रिवर्स हैं, ठीक है, रिवर्स जो बह रही हैं, लेक है, पोंड है, या आप माउंटेन्स पे जा रहे हो तो वो जो एरिया है वहाँ की जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो, उस नेचर को आप इंजॉय कर रहे हो, वो क्या है, कॉमन है, कम्युनिटी लैंड है, तो उसको आप सभी यूज़ कर सकते हैं, सबके पास में इक्वल राइट है उसको यूज़ करने का। तो ये तो हो गया इसका डिवाइडेशन। अब देखेंगे सॉरी, एज पॉपुलेशन ग्रोइंग, जैसे जैसे जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, ग्रो हो रही है, हम बढ़ रहे हैं, आपको पता है कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारी डिमांड्स भी ग्रो करती जा रही है, कर रही है ना। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है हमारी डिमांड्स भी ग्रो करती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए और
खाने के लिए बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम यूज़ करते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इनक्रोचिंग, या कॉमन लैंड को, जो कॉमन लैंड है ना उसको भी इंक्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। इंक्रोच मतलब उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस एरिया में रह रहे हैं उसके आसपास जो एरिया है उसको आपकी कोशिश रहती है थोड़ी सी जो लैंड है वो मैं अपने कब्जे में कर लूँ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपका घर जो है, जिस भी घर में आप रहते हैं, वो घर मान लीजिए 30/60 का घर है आपका, ठीक है। अब 30/60 का राइट है आपके पास में, बट आपने देखा होगा जो भी घर के बाहर हम रैंप बनाते हैं, यानी घर के अंदर जाने के लिए जो रैंप बनता है, जिसके थ्रू हम मान लो स्टेयर्स बनाई हुई है, क्योंकि जो रोड होती है वो हल्की नीची होती है, हम अपने घर को हल्का ऊंचा बनाते हैं, ठीक है। तो जब घर के अंदर जाने के लिए जो रैंप या स्टेयर्स आपने बना रखी है वो क्या होती है, वो पूरी रोड पे आ रखी होती है। बहुत ज़्यादा एरिया हमने रोड का कवर कर रखा है। ये क्या है, इंक्रोचमेंट है, ठीक है। क्योंकि वो 30/60 का एरिया या जितना भी है, जितनी भी आपकी पहुंच है उतना मकान आपने खरीद लिया, बट फिर भी हमारी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं होती। वो जो रोड है वो क्या है, कॉमन लैंड है, वो सबके आने जाने के लिए है। आपके घर में कोई एंट्री नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बिना, लेकिन जो वो रोड है वो कम्युनिटी लैंड है, उसको हर कोई आने जाने वाला उसको यूज़ करेगा। लेकिन हमने क्या किया, अपने घर की जो रैंप है, जो स्टेयर्स हैं, वो बाहर तक, आगे तक, पूरे रोड तक, हाफ रोड इधर से आपने कवर कर रखी है, हाफ रोड जो है वो सामने वाले घर के जो उनका रैंप आ रखा है, तो वो रोड जो है वो 30 फीट की थी, वो आज कितनी रह गई है, 10 to 15 फीट की रह गई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंक्रोचमेंट, जो कि नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, उनकी डिमांड्स बढ़ रही हैं, हम डेवलपमेंट के नाम पे जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। फॉरेस्ट एग्रीकल्चर लैंड को जो है वो काटते जा रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, या कोई ऐसी लैंड है जो बिल्कुल बेयर पड़ी है, सूखा तालाब पड़ा है, या वो उस लैंड को भी वहीं रहना ज़रूरी है। क्यों, सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन कर रखने के लिए, ताकि वो बचा रह सके। ऐसा नहीं है कि सारी लैंड को आप एग्रीकल्चर लैंड बना दोगे तो वो सबसे बढ़िया काम है। कुछ लैंड जो है वो बेयर भी रहनी चाहिए कुछ कामों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके का इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। फॉरेस्ट हम काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को हम बेयर लैंड बनाते जा रहे हैं, तो हम सारे रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको हम अंधाधुंध उसकी कटाई कर रहे हैं ट्रीज़ की, और जितना चाहिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको लेने की हम ट्राई कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये लैंड का यूज़ नहीं है, ये लैंड का मिसयूज़ है, ठीक है। हम रिसोर्सेज को बिना किसी रीज़न के या अपने बेनिफिट्स के लिए उनको यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने बेनिफिट, अपना फ़ायदा उसके अंदर ले सकें, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसका डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम अगर मान लो ट्रीज़ कट कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें उससे खराब होने वाली है, सॉइल की फर्टिलिटी खराब होने वाली है, सॉइल इरोजन हो सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो इस तरीके से रिसोर्सेज को हम खराब नहीं करें, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो अब इससे आगे हम पढ़ते हैं इसको हम कंजर्व कैसे करें, क्योंकि हम यूज़ तो कर रहे हैं, ये तो पता है हमें कि हम उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको बचा के रखना भी ज़रूरी है। तो चलिए अब उसके बारे में पढ़ते हैं। हमने ये तो देख लिया कि लैंड जो है वो हम किस किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, और कहीं पे तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, और लैंड जो है वो हमारे यूज़ के लिए बहुत कम बची है। तो हम उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन होता है उसी के अंदर उसका आंसर छुपा हुआ है। क्वेश्चन हमें पता है कि हम कहाँ कहाँ पे जो लैंड है उसको डिग्रेड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे उसको मिसयूज़ कर सकते हैं, तो वहीं से उसका सोल्यूशन निकल के आएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे जो है कंजर्वेशन कर सकते हैं लैंड रिसोर्सेज का। देखिए, मैंने बताया आपको कि हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, फॉरेस्ट जो है उनको काटते चले जा रहे हैं। अब काटते चले जा रहे हैं तो उसका सोल्यूशन ये है कि फॉरेस्टेशन करना चाहिए। फॉरेस्टेशन मतलब
मतलब और ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर से ट्रीज़ कट कर रहे हैं, तो अगर एक ट्रीज़ कट कर रहे हैं तो उसकी जगह 3 ट्रीज़ लगाएं, क्योंकि वो जो है वो टाइम भी लेंगे ग्रो करने में, तो एटलीस्ट वो 3 ट्री ग्रो होंगे जब भी, जिस टाइम पे भी, तो उस टाइम पे वो उसको बेनिफिट फॉरेस्ट को देने वाले हैं। तो अफॉरेस्टेशन करना है, यानी बहुत ज़्यादा ट्रीज जो है वो हम लोगों को प्लांट करने चाहिए। फॉरेस्टेशन को हम लोगों को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। सेकेंड मेजर जो है, जो आप कर सकते हैं लैंड को बचाने के लिए, रिक्लेमेटेशन, मतलब कि जो एक्टिविटी हम लैंड के ऊपर कर रहे हैं और वो करने से अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसको रिक्लेम करें, मतलब उसको इस तरीके से करें ताकि वो जो लैंड जो है जो खराब हो गई है उसको हम वापस से यूज़ कर सकें। लाइक डिफोरेस्टेशन की वजह से जो है वो क्या होता है, लैंड जो है वो बेयर हो जाती है, वहाँ की जो सॉइल है वो सॉइल इरोजन शुरू हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी खराब हो जाती है। तो अब उसको रिक्लेम करें, मतलब उसको वापस से जिस पोजीशन में थी वो नेचुरली उसको वहाँ पे रिटेन करने की हम कोशिश करें, वहाँ पे लेके आने की ट्राई करें। थर्ड जो मेजर है वो है रिड्यूस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो यानी जो हमारे फार्मर्स हैं जब एग्रीकल्चर करते हैं तो क्रॉप जो है वो अच्छी हो, थोड़ी जल्दी हो जाए, क्वालिटी का तो पता नहीं लेकिन क्वांटिटी बहुत अच्छी हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए या जो एनिमल्स खा रहे हैं उसको, उनके लिए तो हार्मफुल है ही, लेकिन वो लैंड के लिए भी हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी को ख़राब कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, एक टाइम पीरियड पे तो आपको बहुत अच्छी क्रॉप मिल रही है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम पीरियड की बात करें तो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो रही है, वहाँ से जो क्रॉप उगेगा वो आपके लिए हार्मफुल होगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। और क्वांटिटी जो है वो एक बार तो दवाई से आप बढ़ा सकते हो, लेकिन ओवर द पीरियड जो है वो कम ही होने वाली है। तो उन केमिकल यूजेस को हम बंद करें, नेचुरल जो चीज़ें हैं जो लाइक मैन्योर या कुछ इस तरीके की जो बायो थिंग्स हैं उनका यूज़ करके हम क्रॉप को या लैंड को फर्टाइल करें, ताकि जो लैंड की फर्टिलिटी को होल्ड कर सकें, ठीक है। फोर्थ जो मेजर है वो है आपका चेक्स ओवरग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है घास चरना, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं जब ग्रेज करते हैं घास को या फील्ड को तो उसको ग्रेजिंग बोलते हैं। तो ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कैटल्स होते हैं, लोग जो हैं वो उनको खुला छोड़ देते हैं, या जो खुले जो इंडिपेंडेंट रहते हैं, यानी जिनके कोई फैमिली नहीं है, मतलब अकेले ही रहते हैं, जो एनिमल्स जो हैं बाहर घूमते हैं, तो वो क्या करते हैं, ग्रेजिंग करने आते हैं, तो फील्ड में आते हैं या जो ग्रास लैंड पड़ी है वहाँ पे आ रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, उसको चेक करना है कि ओवर ग्रेजिंग नहीं हो। ओवर ग्रेजिंग क्यों नहीं हो, आपने देखा होगा पार्क में आप जाते हैं तो ग्रास लगी होती है ना, दूब बोलते हैं जिसको हम। तो अगर आप उसको थोड़ा सा पुल करोगे ना तो आपको दिखेगा कि ऊपर से तो वो इस तरीके से स्ट्रेट खड़ी है, लेकिन उसकी जो रूट्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में बिखरी हुई मिले। जब उसको आप खींचेंगे तो आपको दिखेगा कि उसकी जो रूट्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि वो जो है वो कोई भी प्लांट है वो सॉइल को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। और अगर ग्रास मतलब पूरे खा जाएंगे एनिमल्स, ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी, तो वो सॉइल क्या होगी, वो अपनी पकड़ छोड़ देगी और धीरे धीरे उसका सॉइल का इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। और आगे आने वाले टाइम पे अगर वहाँ पे सॉइल नहीं होगी तो कोई ग्रास भी नहीं उगेगी। तो ये कुछ मेजर्स हैं कि जिससे कि हम अपने लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, तो ये आपको ज़रूर करने चाहिए इनको ट्राई। अब एक टर्म है यहाँ पे लैंडस्लाइड, इसको नेचुरल डिजास्टर बोल सकते हैं, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर कहेंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज नेचुरल डिजास्टर। अब ये किस किस वजह से आता है, देखिए ये एक तो इसको बोल सकते हैं कि ये मास मूवमेंट है। मास मूवमेंट का मतलब कि
लैंड के ऊपर बहुत रैपिडली, बहुत पावर के साथ में अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो ये इस तरीके का मूवमेंट है। रीज़न इसके क्या हो सकते हैं, देखिए अर्थक्वेक आया, अगर किसी तरीके का वॉल्केनो इरप्शन हुआ, ठीक है, कोई फ्लड आ गई, बारिश ये की वजह से बाढ़ आ गई, ठीक है, तो इस तरीके की अगर कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है। लैंडस्लाइड का मतलब होता है जो लैंड है इस तरीके की वो अपनी जगह से हिल के और डेफिनेटली डाउन की तरफ ही आएगी, इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाना। अब नीचे की तरफ अगर इस तरीके से आ रही है तो वो यूँ तो नहीं कि आके एकदम से रुक जाएगी। अब यहाँ पे अगर ट्रीज़ भी हैं और मोस्टली ये आपको पता है माउंटेन्स या हिली एरियाज़ के अंदर जो है ये होते हैं। अब लैंडस्लाइड यहाँ से हो रही है, ठीक है, यहाँ से किसी वजह से मान लो फ्लड आ गई या कुछ अर्थक्वेक आया, इसकी वजह से ये लैंड जो है ये हिल गई है। अब ये लैंड जब हिलेगी तो उसके ऊपर ट्रीज़ भी हैं, रोड भी बनी हुई है या माउंटेन है, रॉक्स हैं, जो भी हैं वो क्या करेगी, नीचे आएगी। और नीचे जब आते आते, क्योंकि उसकी जब फ्लो होगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स जो है, तो स्पीड जो है वो उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी और बहुत स्पीड में ये जाएगी और ये वाला जो एरिया है इसको तो डिस्ट्रॉय करेगी ही, उसके साथ साथ में यहाँ पे कितना नुकसान होने वाला है हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये जो लैंडस्लाइड है वो बहुत डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है। इसकी वजह से जो पीपल है, लॉस ऑफ पीपल है, लॉस ऑफ मनी है, लॉस ऑफ वेल्थ जिसको बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, लोगों के घर जो हैं वो पूरे के पूरे डूब जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये जो रीज़न है इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, बहुत लॉस होता है, लोगों का भी, जान का भी और माल का भी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लैंडस्लाइड की वजह से होती हैं। ऑल्दो ये नेचुरल डिजास्टर है, ये नेचुरल डिजास्टर है, इस पे अगर ये आना है तो आना ही है, लेकिन कुछ मेजर्स हैं ऐसे जिनको हम अगर यूज़ करें तो इससे होने वाले जो नुकसान है, जो लॉस है, उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके मेजर्स की कैसे आप नुकसान को कम कर सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं कुछ मेजर्स जो हैं जो आप लैंडस्लाइड से को रोकने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो मिटिगेशन मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि जो साइंस है उसने आजकल बहुत डेवलपमेंट कर ली है। तो किसी तरीके का भी तूफान आने वाला है, कोई अर्थक्वेक आने वाला है बहुत बड़ा, या कुछ इस तरीके की मास मूवमेंट होने वाली है, तो साइंस की एडवांसमेंट की वजह से हम कुछ एरियाज़ को जो है वो लोकेट कर सकते हैं। वो पहले ही बता सकता है, उसका अंदाज़ा लगा सकता है, मतलब फोरकास्ट कर सकता है। अब कितना सही होता है कितना गलत होता है वो पता नहीं, लेकिन आजकल जो है वो काफ़ी लिमिट तक हम उसको रिकग्नाइज करने में सफल हो गए हैं। तो इस तरीके के मैकेनिज्म को बोलते हैं मिटिगेशन मैकेनिज्म। और अब आप क्या क्या कर सकते हैं, लैंडस्लाइड्स जो हैं वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। देखिए हज़ार्ड मैपिंग, हज़ार्ड मतलब डिजास्टर या नुकसान जो है, ठीक है, उसको हज़ार्ड मैपिंग से जो प्रोन एरिया है, मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा चांस है लैंडस्लाइड होने का, इस तरीके की चीज़ होने का, नुकसान होने का, उसकी आप मैपिंग कर लें और उसके आसपास के एरिया को आप प्रोहिबिटेड कर दें, यानी वहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं जाए, लोग जाए नहीं, वहाँ पे किसी तरीके की एक्टिविटी ना हो, ताकि अगर कोई नुकसान भी हो तो सिर्फ उस रिसोर्स का हो, कोई लोगों की जान नहीं जाए या किसी तरीके की वेल्थ जो है वो नुकसान नहीं हो, ठीक है। इस तरीके से हज़ार्ड मैपिंग कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल, तो रिटेनिंग वॉल मतलब कि आपने अगर हिल स्टेशन पे कहीं आप गए हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे ये इस तरीके से वॉल बनी है, मान लीजिए ये ट्रीज बने हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसके आगे जो है पर्टिकुलर एरिया के आगे जो है, क्योंकि वहाँ पे कुछ इस तरीके के स्टोन्स मिलते हैं, ब्लॉक्स काइंड ऑफ, तो उसकी क्या कर देते हैं, उसकी वॉल बना देते हैं, ठीक है। और आप जाएंगे तो रोड के दोनों साइड स्पेशली आपको इस तरीके की रिटेनिंग वॉल मिल जाएगी। तो इस रिटेनिंग वॉल का बेनिफिट क्या है, बहुत बेनिफिट है, क्योंकि वो एरिया क्या है, स्लाइडी है, ठीक है, इस तरीके से हिली है वो एरिया, और वहाँ से
स्लोप करते हुए, मिट्टी भी आ सकती है, कोई पर्सन जा रहा है, हो सकता है वो स्लोप करते हुए जो है एकदम से रोड पे आ जाए। तो ऐसा उस चीज़ को रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल बनाई जाती है, जो कहीं ना कहीं हेल्प करती है। हल्की फुल्का जो डिजास्टर है उसको रोकने में हेल्प करती है। बहुत बड़ा अगर डिजास्टर आता है तो उसको तो नहीं रोक पाती हैं, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकती है। वो डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा हिल एरिया है तो उसकी रिटेनिंग वॉल को आप थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे तो वो उसको रिटेन कर सकती है, होल्ड करके रख सकती है। ठीक है, फिर है इंक्रीजिंग वेजिटेशन। ये आपको मैंने बताया ही कि ट्रीज जो है, प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, यानी उसके इरोजन को रोकते हैं। और जैसे जैसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, जो सॉइल है वो लूज होती जा रही है। तो क्या होता है, जब फ्लड आती है या पानी मतलब बहुत उसमें फ्लो के अंदर आ रहा है तो वो उस सॉइल को बहा के ले जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे ट्री खड़े हैं तो वो जल्दी से पानी जो है वो वहाँ से मिट्टी को लेके नहीं जा सकता है, उसको रोकने के काम आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेजिटेशन यानी बहुत सारे ट्री प्लांट करके भी इस चीज़ को रोक सकते हैं और जो लैंडस्लाइड होती है उसको आप बचा सकते हैं या उससे होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये था हमारी लैंड के बारे में, जो कि लैंड बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लाइफ का, सभी के लिए। अब उसमें का प्रॉब्लम आती हैं, क्या क्या कंजर्वेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं और हमारी लैंड जो नेचुरल रिसोर्स है उसको हम बचा सकते हैं। था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 2, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यानी लैंड जो है वो हमने कवर किया। लैंड के आगे की जो पार्ट हैं, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वो हम आगे की वीडियोस में कवर करते हुए चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो लैंड के बारे में हमने जाना कि बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी लाइफ का। हमारे साथ साथ में सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए, बट हम ह्यूमन बीइंग्स उसको अपने बेनिफिट्स के लिए किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं या मिस यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसके क्या क्या नुकसान हैं, उसके क्या क्या रीजंस हैं, उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं अपने लैंड रिसोर्सेज को हम। उसके बाद में हमने लैंड स्लाइड के बारे में पढ़ा कि लैंड स्लाइड्स जो हैं उसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, उससे होने वाले नुकसान क्या क्या हो सकते हैं और उन जो नुकसान हैं उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं या थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। इस चैप्टर के अंदर जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे उनको नोट्स आप रेडी करें। बॉक्सेस के अंदर जो आपको कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं उन फैक्ट्स को भी ज़रूर से पढ़ें आप। जो डार्कन लाइंस दी हुई है या वर्ड्स दिए हुए हैं उनको भी आप ज़रूर से ध्यान रखें। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी साथ साथ में करेंगे ताकि आपका पूरा चैप्टर जो है वो साथ में ही क्लियर होता चले। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।